नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, हम संसद की कार्रवाई पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, उसके बाद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव पर चर्चा कर ली है कि धन्यवाद प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी कि धन्यवाद प्रस्ताव पास न होने पर और निंदा प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, लेकिन सरकार नहीं गिरती, चुनाव नहीं होते। चुनाव तभी होते हैं जब अविश्वास प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो आज हम कुछ अन्य प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। साथियों, किसके द्वारा लाया जाता है? ये विपक्ष के द्वारा। कौन लेके आता है? विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में क्यों लाया जाता है? साथियों देखो, कोई भी सरकार चलाने के लिए मोर देन 50% जो बहुमत चाहिए, 50+1 यानी आधे से एक ज़्यादा जो बहुमत चाहिए होता है, वो कहाँ पे ज़रूरत होता है? लोकसभा में। राज्यसभाओं में बहुमत हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार चलाने के लिए कहाँ बहुमत की आवश्यकता होती है? लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव वो कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है? कि जब विपक्ष ये कहता है कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार पूरे बहुमत के साथ कार्य संचालन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष है उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है ताकि सरकार को गिराया जा सके और दोबारा चुनाव करवाए जा सके। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए होता क्या है कि ऐसे नहीं है कि हो गया कोई व्यक्ति उठा के हमें आप पे विश्वास नहीं है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नहीं, उसके लिए 50 सदस्य की लिखित सहमति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की लिखित सहमति देना जरूरी है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देना जरूरी है? लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ही 50 सदस्य लिखित सहमति देंगे कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को 10 दिन में उसके ऊपर चर्चा करवाना अनिवार्य है। वो अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो दूसरे दिन कराता है या 5वें दिन कराता है या 9वें दिन कराता है या 10वें दिन कराता है, लेकिन 10 दिन के भीतर भीतर उस पर क्या हो जानी चाहिए? चर्चा हो जानी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव आने पर लोकसभा अध्यक्ष को दस दिन के भीतर चर्चा करवाना अनिवार्य है। क्या करवाना अनिवार्य है? 10 दिन के भीतर चर्चा करवाना अनिवार्य है। 50 लोगों के द्वारा लिखित सहमति मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष ये जिस दिन लिखित सहमति मिलेगी उससे अगले दिन 10 दिन के भीतर भीतर क्या करवाना आवश्यक है? चर्चा करवाना आवश्यक है। उससे पहले जब चर्चा होती है तो उसमें होता क्या है कि विपक्ष क्यों लेके आया, भाई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आया, उस बात की चर्चा विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करेगी
और सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी कि हमने ये किया, ऐसे किया। विपक्ष और उसकी बुराई करेगी या उसकी कमियों को उजागर करेगी, इसलिए कि भाई उन्होंने ऐसा काम किया इसलिए हमें इनके ऊपर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। तो ऐसी चर्चा, आरोप प्रत्यारोप की चर्चा होकर के फिर जैसे ही चर्चा खत्म होने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष ये पूछेगा कि भाई किसी को और कुछ कहना है। अगर नहीं कहना है तो फिर क्या होगा, मतदान होगा। और मतदान में अगर सरकार बहुमत हासिल नहीं करती है, और बहुमत कितने का है हमारी लोकसभा में 273, अगर सरकार 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाती है तो फिर सरकार को क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा, लोकसभा भंग हो जाएगी और क्या हो जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार गिर जाएगी। क्या होगी, सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव हो जाएंगे, दोबारा चुनाव हो जाएंगे। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत की सरकार को आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या जरूरी है, 50 सदस्य, जो लोकसभा के जो 50 सदस्य हैं उनकी लिखित सहमति जरूरी है। 50 सदस्यों की क्या है, लिखित सहमति आवश्यक है। उसके बाद में जैसे ही 50 सदस्य लिखित सहमति देते हैं तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उनको 10 दिन के भीतर इसके ऊपर चर्चा करवाना अनिवार्य है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 दिन बाद करवाता है, 4 दिन बाद करवाता है या 10 दिन बाद करवाता है, लेकिन 10 दिन में उसको करवाना आवश्यक है। जैसे ही चर्चा होती है लोकसभा अध्यक्ष तुरंत बाद में मतदान करवाते हैं, और मतदान अगर सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है विश्वास प्रस्ताव। साथियों, विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है कि सरकार, जब विपक्ष को ऐसा लगने लगता है कि सरकार अल्पमत में है या सरकार बाहर से आवाज़ उठती है कि विश्वास जो बहुमत है वो सिद्ध करो, बहुमत है वो सिद्ध करो, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा क्या लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और इससे ही हम क्या कहते हैं, फ्लोर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर टेस्ट। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही सदन होता है उसमें सरकार के समर्थित लोगों को, जो अधिकारी होता है सदन का, उसके सामने से उनको निकाल दिया जाता है या उनके हाथ ऊपर करवा के उनकी गिनती करवाई जाती है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में ये साबित करना होता है किसी भी एंगल से कि सरकार किस में है, बहुमत में है, सरकार के साथ आज भी बहुमत है, यूं का यूं है। ठीक है। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है। इसमें साबित क्या करना होता है, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। क्या करना होता है, अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है। ये कैसा प्रस्ताव हो गया,
विश्वास प्रस्ताव। अब अगला है कटौती प्रस्ताव। साथियों, जो कटौती प्रस्ताव है वो किस लिए लाया जाता है? देखो, कटौती प्रस्ताव में 4 प्रकार की कटौती होती है। कौन कौन सी? देखो, इसको मिटा देता हूँ पहले। साधारण कटौती, साधारण कटौती क्या होती है? देखो, जैसे किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है और उस चर्चा को समाप्त करके, उस चर्चा को क्या करके समाप्त करके और उसके ऊपर क्या करवा दिया जाए? मतदान करवा दिया जाए, होगी वो साधारण कटौती होगी। क्या कि बहस समाप्त करें, मतदान करवाने के लिए। बहस को समाप्त करके और मतदान करवाने के लिए क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। किस लिए? कि बहस को समाप्त करके और उस पर मतदान करवाने के लिए क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और वो कैसा कहलाता है? साधारण कटौती। क्या कहलाती है वो? साधारण कटौती। दूसरा है घटकों में कटौती। घटकों में कटौती साथियों, जैसे किसी विधेयक में 20 घटक शामिल किए गए हैं, यानी 20 विषय शामिल किए गए हैं जिन पर चर्चा होनी है। यानी कि एक प्रस्ताव लाया गया, उसमें 20 विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन वहाँ पे सदन के सदस्यों को ऐसे लगता है कि इन 20 में से मात्र 10 ही ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बाकी 10 विषय पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है। तो उन 20 में से उन 10 मुख्य बिंदुओं पर जो चर्चा की जाएगी, तो वो जो 10 बिंदु काट दिए गए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? घटकों में कटौती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घटकों में कटौती। तो ये प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? कि मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कराने के लिए। किस लिए लाया जाता है? मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करवाने के लिए। यानी कि किसी विधेयक में 20 घटक या 20 विषय शामिल हैं, उनमें से 10 विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा करवाना जरूरी है या करवानी चाहिए, या मुख्य 10 बिंदु मुख्य हैं उनके ऊपर चर्चा करनी है। तो वो जो 10 विषय छोड़ दिए गए हैं, है ना, तो 10 विषय कम कर दिए, 20 में से 10 पे ही चर्चा की, तो उन 10 को हटाने के लिए कौन से प्रस्ताव लाया जाएगा? घटकों में कटौती प्रस्ताव। तीसरा है कंगारू कटौती। साथियों, कंगारू क्या होता है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक जीव होता है और वो चलता कैसे है? ऐसे जंप करके, है ना, यहाँ फिर यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, यानी कैसे चलता है वो? ऐसे जंप करके, यानी कूद कूद के चलता है, छलांग लगाता है। ठीक उसी प्रकार से मान लो किसी विधेयक में 20 घटक हैं या 10 घटक हैं या 30 घटक हैं, जितने भी घटक शामिल किए गए, जितने विषय शामिल किए हैं किसी विधेयक में, तो उनमें से जैसे मान लो कितने विधेयक हैं? 1 2 3
4, 5, 6। बीस घटक शामिल हैं। अब इनमें से चर्चा कैसे होगी, यानी पहले पे हो गई, फिर तीसरे पे, फिर पाँचवें पे, फिर सातवें पे, फिर 10वें पे, है ना, फिर 13वें 11वें पे, फिर 15वें पे, फिर 17वें पे, फिर 18वें पे, फिर 20वें पे, ऐसे यानी विषय छोड़ छोड़ के, यानी एक के बाद एक या दो छोड़ के, तीन छोड़ के, ऐसे छोड़ छोड़ के विषय पे अगर कटौती की जाती है तो वो कैसी कटौती होती है, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती होती है। घटकों में कटौती यानी 20 में से सिर्फ 10 बिंदुओं पे, पहले 10 बिंदुओं पे चर्चा करनी, बाद वाले 10 छोड़ दिए, वो होगी घटकों में कटौती। कंगारू कटौती यानी कि सभी विषय में से छांट छांट के जो विषय हैं उनके ऊपर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहलाएगी, कंगारू कटौती। और चौथा है गिलेटिन कटौती। गिलेटिन कटौती, देखो गिलेटिन कटौती क्या होती है कि जो छूटे हुए विषय हैं उनके ऊपर चर्चा कराने के लिए कैसा प्रस्ताव लाया जाता है, गिलेटिन कटौती। क्या, छूटे हुए विषय पर चर्चा कराने हेतु, छूटे हुए विषय पर चर्चा कराने हेतु कैसी, कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, गिलेटिन कटौती। यानी कि देखो कई बार क्या होता है कि हमने पहले 20 घटकों में कटौती की तो उसमें 20 विषय थे और 20 में से हमने 10 को चुन लिया और 10 को छोड़ दिया। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई वो जो 10 घटक हमने छोड़े हैं उनमें से तो 3-4 विषय ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, उनके ऊपर वापस चर्चा होनी चाहिए। तो उन छूटे हुए विषयों के ऊपर दोबारा चर्चा करने के लिए कैसी कटौती की जाती है, गिलेटिन कटौती या का प्रस्ताव लाया जाता है कि हमने जो विषय छोड़ दिए हैं, जो बिंदु छोड़ दिए हैं, उन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो उन बिंदुओं पर चर्चा करवाने के लिए कैसी कटौती लाई जाती है, गिलेटिन कटौती लाई जाती है। ठीक है साथियों। साधारण कटौती कि किसी विषय को समाप्त करके उसके ऊपर मतदान करवाने के लिए कैसी होगी, साधारण कटौती होगी। दूसरी घटकों में कटौती यानी 20 विषय हैं उनमें से 10 पे चर्चा करवानी है, 10 को छोड़ देना है, वो होगी घटकों में कटौती। तीसरी है कंगारू कटौती यानी 20 घटक हैं उनमें से कुछ को छोड़ के बीच बीच में से चुन के और उनके ऊपर चर्चा करवाना क्या है, कंगारू कटौती है। गिलेटिन कटौती कि जो विषय हमने छोड़ दिए हैं और बाद में हमें अनुभव हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि ये विषय महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर चर्चा होना ज़रूरी है, उसके बाद में उस पर चर्चा कराने के लिए कौन सी प्रस्ताव आएगा, गिलेटिन कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले, बाकी और करते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो साथियों अब तक 27 बार क्या आया है, अविश्वास प्रस्ताव हमारे देश में आज तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें से सर्वाधिक किसके खिलाफ आया है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितनी बार, 15 बार। कितनी बार आया है, 15 बार आया है। अब तक कितनी बार आया है, 27 बार आया है। सबसे अधिक किसके विरुद्ध आया है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध आया है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कब आया? 1963 में। कब आया? 1963 में। लेके कौन आया? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया। कब आया? 1963 में। किसके द्वारा लाया गया? जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया। सर अब तक कितनी बार आया है? 27 बार आया है। सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया है? इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है। आज तक वो प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, कौन कौन है वो? चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में अपनी सरकार को खो दिया था, यानी जो अपनी सरकार को नहीं बचा पाए थे। कौन कौन थे? चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। इन 4 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपनी सरकार खोई है। तो सर्वाधिक किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ। अब तक कितनी बार? 27 बार। और जो प्रधानमंत्री अपनी सरकार नहीं बचा पाई वो चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और वाजपेयी। ठीक है साथियों, तो आप आज का हमारा जो टॉपिक था चर्चा या प्रस्ताव का, ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।